पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत में किस वर्गणा को गिरण करने में कितना काल लगता है, इसकी चर्चा कल अपनी हो रही थी। विषय थोड़ा सा गणित के हिसाब से होने के कारण कठिन लगने पर भी विषय काफी सरल है। एक बार पुनः इसको देखते हैं। पेज नंबर 74। अब यहाँ द्रव्य परिवर्तन में काल का परिमाण कहते हैं। अग्रहित गिरण का काल अनंत है तथापि सर्व से अल्प है। यानी जो अग्रहित वर्गणाएं गिरण होती हैं वे सबसे कम मात्रा में गिरण होती हैं और काफी लंबा टाइम जाने के बाद गिरण होती हैं। तो अग्रहित वर्गणाओं के गिरण का काल सबसे अल्प है। इससे भी अनंत गुणा काल मिश्र गिरण का है कि जो मिश्र वर्गणाएं होती हैं वे अग्रहित वर्गणाओं की अपेक्षाकृत अनंत गुणी गिरण होती हैं, इसलिए उनको गिरण करने का काल भी अग्रहित वर्गणाओं के काल से अनंत गुणा है। इससे भी अनंत गुणा ग्रहित गिरण का जगन्य काल है कि जो ग्रहित वर्गणाएं हैं वे ग्रहित वर्गणाओं को गिरण करने का काल दो प्रकार का समझना, एक जगन्य काल और एक उत्कृष्ट काल। तो पहले आचार्य देव ने जगन्य काल निकाला है और वो जगन्य काल कितना है, मिश्र गिरण के काल से अनंत गुना है। इससे सर्व पुद्गल परिवर्तन का जगन्य काल कुछ अधिक है कि अब टोटल पुद्गल परावर्तन का काल निकालेंगे तो पुद्गल परावर्तन के भी तीन भेद बनेंगे, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जो जगन्य काल निकलेगा वो कितना निकलेगा कि ग्रहित वर्गणाओं के जगन्य काल से कुछ अधिक सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल निकलेगा। ठीक, इसको अपन बोर्ड पर देखते हैं तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि वर्गणाओं से कैसे निकालना है। सबसे पहले अग्रहित वर्गणाओं का काल ये कितना है, अनंत होने पर भी अल्प है, सबसे अल्प है। फिर जो मिश्र वर्गणा है उस मिश्र वर्गणा का काल इससे अनंत गुना है। फिर ग्रहित वर्गणा में जगन्य काल गिरण करना, वो जगन्य काल कितना है, वो इससे अनंत गुना है, मिश्र से अनंत गुना। अब हमें टोटल करना है सर्व, यानी इन तीनों का यदि टोटल करके सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल यदि देखें तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो ग्रहित गिरण का काल है इसमें कुछ जोड़ देवे तो वो काल किसका निकल आएगा, सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल निकल आएगा।
सर्वपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल, यानी इसको कह सकते हैं ग्रहित वर्गणा के जगन्य काल में प्लस कुछ अधिक कर देवे तो वो सर्वपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल निकल आएगा। अब इसमें ये कुछ राशि क्या है? ये कुछ राशि वास्तव में मिश्र वर्गणा और अग्रहित वर्गणा का जो काल है वो है, लेकिन यहाँ पर निकालने का तरीका क्या कह रहे हैं वो एक बार पुस्तक में देखना कि इससे भी अनंत गुना ग्रहित गिरण का जगन्य काल है, इससे सर्वपुद्गल परिवर्तन का जगन्य काल कुछ अधिक है। सो कितना है वह कहते हैं जगन्य ग्रहित गिरण काल को अनंत भाग देने। ये जो जगन्य ग्रहित है, यदि हम ये डिजिट जगन्य ग्रहित गिरण काल की 10,000 मानते हैं और इसमें अनंत का भाग दिया, अनंत यानी राशि मानते 10, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 1000। इस 1000 को इस जगन्य ग्रहण के जगन्य ग्रहित किरण के काल में जोड़ देना, ग्रहित किरण के जगन्य काल में जोड़ देना, तो राशि हो जाएगी, राशि हो जाएगी 11,000। तो ये राशि जो हो गई ये क्या आ गई? ये आ गई सर्वपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल आ गया। वही यहाँ पर कह रहे हैं, सो कहते हैं जगन्य ग्रहित गिरण काल को अनंत का भाग देने पर, ये जो जगन्य ग्रहित गिरण का काल है इस राशि में हमने ये मानी हुई राशि है और इसमें अनंत का भाग दिया, तो अनंत का भाग देने पर जो प्रमाण आ गई, क्या प्रमाण आया? ये प्रमाण आया, उसको जगन्य ग्रहित गिरण काल में मिलाने पर, ये जो जगन्य ग्रहित गिरण काल था 10,000, उसमें ये राशि मिला दी, तो ये राशि क्या आ गई? सर्वपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल आ गया। तो पुद्गल परिवर्तन का जगन्य काल होता है। फिर आगे क्या किया कि आगे उत्कृष्ट काल निकाला। किसका उत्कृष्ट काल निकाला? कि ये जो ग्रहित वर्गणा है, ये ग्रहित वर्गणा का जगन्य काल निकाला था, अब उस ग्रहित वर्गणा का उत्कृष्ट काल निकालेंगे, तो वो उत्कृष्ट काल क्या आएगा? ये जो सर्वपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल था, इस जगन्य काल से भी अनंत गुना ये ग्रहित वर्गणाओं का उत्कृष्ट काल होगा। ख्याल में आया कि इससे भी अनंत गुना लगाना। ये कर्णांगी योग में एक अल्प बहुत चलता है, ये अल्प बहुत बता रहे हैं। अल्प यानी कौन सी राशि किससे कम है और कौन सी राशि किससे अधिक है। अब ये 2-3 पेज आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। थोड़ा सा शुरुआत में अपने को लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, जैसे थोड़ा सा अभ्यास होगा तो आपको एक पूरी पिक्चर आपके ज्ञान में आ जाएगी कि वास्तव में यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। इससे अनंत गुना ग्रहित ग्रहण का उत्कृष्ट काल है तथा इससे संपूर्ण परिवर्तन का है। फिर जैसे संपूर्ण परावर्तन का जगन्य काल निकाला था, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? संपूर्ण पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल निकालेंगे। तो ये जो ग्रहित वर्गणा का उत्कृष्ट काल है, इसमें कुछ अधिक करने पर ये काल निकल आता है। तो कुछ की राशि में क्या समझना? कुछ की राशि में ये समझना, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या समझना?
कि वही, जैसे हमने उत्कृष्ट काल मान लिया 1,00,000, ठीक, ये 1,00,000 में हम यदि 10 का भाग देंगे, अनंत का भाग देंगे, तो क्या आएगी राशि? राशि आएगी 10,000। और वो 1,00,000 में जोड़ देने पर क्या हो जाएगा? 1,10,000 हो जाएगा। ठीक, ये संपूर्ण पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल हो जाएगा। इससे अनंत गुणा ग्रहित किरण का उत्कृष्ट काल है तथा इससे संपूर्ण पुद्गल परिवर्तन का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक है। उत्कृष्ट ग्रहित किरण काल को अनंत का भाग देने पर, ये जो अपन ने किया ना कि उत्कृष्ट राशि हमने कितनी मानी, ये ग्रहित किरण का उत्कृष्ट काल हमने कितना माना? वो माना 1,00,000। और अनंत की डिजिट कितनी मानी? वो हमने मांगी 10। इसको भाग देने पर जो उत्कृष्ट ग्रहित किरण काल को अनंत का भाग देने पर जो प्रमाण आवे, उतना उत्कृष्ट ग्रहित किरण काल में मिलाने पर उत्कृष्ट पुद्गल परिवर्तन का काल होता है। यानी आप इसमें कितनी डिजिट याद कर सकते हैं? एक अग्रहित किरण का काल, दूसरा मिश्र किरण का काल, तीसरा ग्रहित किरण का जगन्य काल, चौथा सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल, पांचवा ग्रहित किरण का उत्कृष्ट काल और सर्व परावर्तन का उत्कृष्ट काल। ये क्रम, ये सीक्वेंस बनेगा कि किस कौन कम राशि से अधिक की ओर किस प्रकार से जा रहे हैं। हाँ, उसका ग्रहित का ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? नहीं आई, थोड़ी आवाज की भी प्रॉब्लम रही बीच में। मैं बताती हूँ मुझे जहां तक का क्लियर हुआ है। कर्म पुद्गल परावर्तन की हमारी चर्चा चल रही है कि जब जीव आयु के तीसरे भाग में 8 कर्मों के समय प्रबद्ध पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है तो यह कर्म परावर्तन स्टार्ट होता है वहां से, और 8 कर्मों का बंधन होता है। तो आपने बताया था कि 7 कर्मों से भी बंधन होता है। तो अग्रहित काल में अनंत होने पर भी अल्प है। अग्रहित का अनंत होने पर भी वो अल्प होता है जो वर्गणाएं ग्रहण करता है। और मिश्र की भी अनंत गुणा यह जीव ग्रहण करता है। और अनंत गुणा क्या दीदी? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। पहले अपन क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आएगा तो अपना वाक्य विन्यास भी प्रॉपर नहीं बनेगा। ये जो अपन ने 6 डिजिट ली हैं, ये जो 6 डिजिट है ये 9 कर्म और कर्म परावर्तन दोनों में ही लगेंगी। और ये अपन निकाल रहे हैं काल। क्या निकाल रहे हैं? ये काल निकाल रहे हैं। इसको ऐसे समझ के चलना कि आप इस तरीके से समझना, हमने 3 प्रकार की वर्गणाएं ली थी। थोड़ा आराम से, थोड़ा रिटर्न करते जा रहे हैं अब। हाँ, अग्रहित, ग्रहित और मिश्र, ये क्या ली थी? 3 प्रकार की वर्गणाएं ली थी। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन 3 प्रकार की वर्गणाओं में ग्रहण करने में काल यानी टाइम, किन वर्गणाओं को ग्रहण करने में कितना काल लगता है, उस टाइम की चर्चा कर रहे हैं। तो जब अपन ने यंत्र समझा था उसमें ये बात समझी थी कि
अग्रहित वर्गणाएं सबसे कम ग्रहण होती हैं। जैसे अपन ने वो स्केल बनाया था ना, ये स्केल बनाया और इस स्केल पर अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करवाया। तो इस स्केल में अग्रहित वर्गणाएं सबसे कम ग्रहण हुई, यानी इनमें जो टाइम पीरियड लगा, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ये सबसे कम लगा। फिर इसके बाद जो मिश्र वर्गणा थी वो क्या हुई, वो नहीं, ज्यादा एक मिनट, इसमें पॉइंट में क्या लिखूं? फर्स्ट पॉइंट में जैसे ये बताओ कि फर्स्ट पॉइंट में रिटर्न में क्या करूं? ये लिखूं कि अग्रहित का काल अनंत होने पर भी अल्प है, ये लिखूं पॉइंट? हाँ, इसकी भाव वासना ये करना कि अग्रहित वर्गणाएं सबसे कम ग्रहण होती हैं, इसलिए अग्रहित वर्गणाओं का ग्रहण काल सबसे कम है। समझ में आया? हाँ जी, ये नहीं लिखना कि अनंत होने पर भी अल्प है, ये नहीं चलेगा। अभी आपने पहले बोला था ना ये कि हाँ, अग्रहित का अनंत काल होने पर भी ये अल्प है। चलेगा, लेकिन अल्पता किसके सापेक्ष में बता रहे हैं? ग्रहित और मिश्र के मिश्र के सापेक्ष में सापेक्ष में, हाँ बता रहे जी। हैं। जो आगे के 6.5 पॉइंट चलेंगे उसकी सापेक्षता में बता रहे हैं कि अग्रहित का जो काल है, अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करने का जो टाइम है वो सबसे कम है। फिर इसके बाद जो मिश्र वर्गणाएं ग्रहण होती हैं, ये मिश्र वर्गणाएं किससे अनंत गुनी हैं? कि जो अग्रहित वर्गणाएं ग्रहण हो रही थी उनमें लगने वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड से मिश्र वर्गणाओं के ग्रहण होने का काल अनंत गुना है। मिश्र वर्गणाएं उससे ज्यादा ग्रहण हो रही हैं, उसका काल उससे अनंत गुना क्यों है? क्योंकि ये वर्गणाएं कम ग्रहण हो रही थी, लेकिन इन वर्गणाओं की अपेक्षा ये मिश्र वर्गणाएं इससे ज्यादा ग्रहण हो रही हैं, इसलिए इसमें लगने वाला टाइम पीरियड वो ज्यादा है। फिर जो ग्रहित वर्गणाएं हैं, वे ग्रहित वर्गणाएं सबसे ज्यादा ग्रहण हो रही हैं। तो ग्रहित वर्गणा का एक निश्चित टाइम नहीं है, उसमें 3 टाइम लगेंगे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जघन्य काल, मध्यम काल और उत्कृष्ट काल। ठीक, तो जो जघन्य काल है वो जघन्य काल इन मिश्र वर्गणाओं के काल से अनंत गुना है। फिर आप पूछोगे उत्कृष्ट काल कितना है? तो आचार्य देव ने उत्कृष्ट काल निकालने के लिए पहले सर्व पुद्गल परावर्तन का जघन्य काल निकाला और वो जघन्य काल निकाल के उस पुद्गल परावर्तन के जघन्य काल से भी अनंत गुना काल ग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करने का उत्कृष्ट काल है। ठीक, और जो उसका उत्कृष्ट काल है उसमें कुछ अधिक करने पर सर्व पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल निकल आता है। जल्दी हो गई क्या थोड़ी सी? बहुत जल्दी हो गई, 3 हाँ पॉइंट दीदी, क्लियर हो। जल्दी हो गई। जल्दी हो गई। यहाँ हमेशा देखो, यहाँ इतना कितनी क्लियर हो पॉइंट गया है पकड़ में आ गए, फिर वहां कि से अपन बैक हो गए। हाँ, ये 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम जो अग्रहित, ग्रहित और मिश्र वर्गणाओं के काल का लगा रहे हैं। तो पहले पॉइंट में ये था कि अग्रहित वर्गणाएं जो जीव ग्रहण करता है उसका काल अनंत होने पर भी अल्प है। दूसरा गुड। पॉइंट है कि मिश्र वर्गणा, अग्रहित वर्गणा जितने समय में जीव ने अनंत की ग्रहण की, मिश्र वर्गणाएं का काल उससे भी अनंत गुना है। ठीक है। तीसरी, ग्रहित वर्गणाएं यह जीव सबसे ज्यादा ग्रहण करता है और इसमें 3 काल होते हैं, जघन्य, मध्यम
और उत्कृष्ट। तो जो उसका जघन्य काल है ग्रहित वर्गणाओं का, वह मिश्र वर्गणा के ग्रहण काल से अनंत गुणा है। बस यहाँ तक क्लियर हुआ है मुझे। इधर तक क्लियर हुआ यहाँ है? तक क्लियर हुआ है। हाँ जी। ओके, अब इसके बाद की गाड़ी क्लियर करनी है। वापिस आते हैं। में अपना ये हमें होगा, नहीं, इसी में जैसे हमने जगन्य काल समझ में आ गया। अब ग्रहित वर्गणा का उत्कृष्ट काल थोड़ा स्लो बोल दो, रिटर्न कर लेते हैं कि कैसे निकलेगा। हाँ तो मेरी बहना, उसके पहले आपको पहले एक डिजिट समझनी पड़ेगी, तब आप उत्कृष्ट काल निकाल पाओगे। वो डिजिट समझे बिना आप उत्कृष्ट काल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा कि ठीक जो है। अपनी तीसरी ग्रहित वर्गणा थी, और ग्रहित वर्गणा का वो जो जगन्य काल था, इसके बाद आचार्य देव ने निकाला है सर्व पुद्गल परावर्तन का काल। सर्व पुद्गल परावर्तन यानी पूरा पुद्गल परावर्तन होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो इसका काल भी आचार्य देव ने 3 तरीके से बताया है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो पहले जो जगन्य काल निकाला, वो जगन्य काल इस ग्रहित वर्गणा के जगन्य काल से निकाला कि ये जो सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल है, ये जगन्य काल कितना है कि इस ग्रहित वर्गणा के जगन्य काल में आप कुछ जोड़ देंगे तो ये जगन्य काल निकल आएगा। तो कुछ को निकालने की प्रक्रिया क्या करी, एक सीधे सिंपल तो आप ये है कि अग्रहित और मिश्र का काल आप जोड़ दें तो ये कुछ अधिक हो गया। और यदि वो डिजिट आपके ज्ञान में नहीं है, तो आप इस पूरे काल में अनंत का भाग दें और जो राशि आए वो वापस इसमें प्लस कर दें, तो जो भाग देने पर राशि आई वो क्या हो गई, कुछ हो गई, और जोड़ने पर क्या आ गया, ये संपूर्ण पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल आ गया। अब ये जो जगन्य, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई अनीता दीदी? देखो, कुछ में मैंने नॉर्मली कुछ समझ लिया है कि मिश्र और अग्रहित को जोड़ देने पर, कुछ जो डिजिट वाला है ना वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। जगन्य काल समझ में आ गया, ग्रहित वर्गणा का जगन्य। आपकी मैथ इतनी बढ़िया रही है और आप यहाँ आके कमजोर पड़ रहे हैं। आप शूरवीर हैं, आप धुरंधर हैं। हाँ, हम आपसे बचपन में मैथ पढ़ते थे। अब आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट माइंड करें और आपको बात समझ में आएगी। उदाहरण से बात बता रहे हैं कि ये जो ग्रहित वर्गणा का जगन्य काल हमने कितना माना, ये माना हमने 10,000, ठीक। इसमें एग्जाम्पल, इसमें हमने 10 का भाग दिया, राशि क्या आ गई, राशि आ गई 1,000। ये 1,000 आ गई, कुछ का प्रमाण आ गया। अब हमें ये जगन्य काल निकालना है, तो इस कुछ को इसमें जोड़ दें तो ये जगन्य काल निकल आएगा। इतना सा तो काम ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक, आगे समझ में? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जगन्य काल निकल आया, क्या निकल आया, सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल। इस जगन्य काल से भी अनंत गुना क्या है, ग्रहित वर्गणा का उत्कृष्ट काल। आगे बात समझ में कि जो सर्व पुद्गल परावर्तन का जो जगन्य काल है, इस जगन्य काल से भी अनंत गुना ग्रहित वर्गणा का उत्कृष्ट काल आता है। और वही उत्कृष्ट काल में कुछ जोड़ देने पर
ये सर्व पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल निकल आएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब बिल्कुल से आ गई, पूरी आ आ गई गई। दीदी। अब कोई व्यक्ति है जिसको कुछ भी समझ में ना आया हो? सबको सब समझ में आ गया? हाँ जी। बिल्कुल शर्म नहीं करना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। खाने में शर्म करोगे तो भूखे रह जाओगे, और पढ़ने के समय शर्म करोगे तो अज्ञानी बन के रह जाओगे। सबको बात समझ में आ गई? सुनाई नहीं दे रहा है या पूरी बात समझ में आ गई? अर्पणा दीदी, अर्पणा दीदी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी तरह से तो नहीं आई, क्योंकि मेरी कल की क्लास भी मिस हो गई थी, और आज भी मैं मतलब थोड़ी सी लेट थी। तो शुरू का अच्छा। जो पढ़ाया ना वो नहीं समझ में आया मेरे को, क्या पढ़ाया। प्रिया, जी मौसी। क्लियर है विषय? हाँ मौसी, एक डाउट है। मौसी, आपने बोला कि ग्रहीत का जगन निकाल मिश्र के जगन निकाल से अनंत गुना है, और फिर हमने जब सर्वपुद्गल का जगन निकाल निकाला तो ग्रहीत का अनंतवा भाग ले लिया, उसमें ऐड कर दिया। ग्रहीत के जगन निकाल में ग्रहीत के जगन का अनंतवा भाग ऐड कर दिया, तो ग्रहीत के अनंतवा भाग तो मिश्र का ही मिश्र काल हो गया ना। दोनों ही का काल लगाना। वो हमने मिश्र अनंत में जो अनंत होता का है, सुनो मल्टीप्लिकेशन सुनो, किया। एक मिनट। अनंत का प्रमाण हमेशा एक सा नहीं चलता। अनंत के भी अनंत भेद बनते हैं। इसलिए जिसका हम भाग दे रहे हैं, तो जो राशि आई जिसका भाग दिया वो भी अनंत है, जिसमें भाग दिया वो भी अनंत है, और जो भाग फल आया वो भी अनंत है। तो मिश्र ही आए ऐसा नहीं है, मिश्र से वो राशि ज्यादा आई है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो अनंत के प्रमाण है, एक सामान्य कथन चलता है कि कुछ अधिक, लेकिन ये कुछ भी जो है ये अनंत है। और ये कितना अनंत है कि वो अग्रहित और मिश्र वर्गणाओं के गिरण में जितना काल लगा है उतना प्रमाण है। बोलिए नीरज जी। दीदी इसमें जब हमने डिजिट्स किया था तो वो जो बोलिए 1000 नीरज दीदी। दीदी जो 1000 डिजिट किया था ना, जब 1000 आया था, वो जो निकल के आया था हमारा, वो अग्रहित और प्लस मिश्र दोनों के इक्वलेंट होगा ना? दोनों नहीं, दोनों का इक्वल। हाँ, दोनों का को प्लस करने पर करके बेसिकली होगा। उस 1000 को हम ये मानेंगे कि अग्रहित और मिश्र वाला दोनों मिक्स है। बराबर बराबर बराबर। उदाहरण में वैसे ही मानना उसको। चलिए, और कोई क्वेश्चन? मनीष भैया। दीदी, जो ये कुछ का आपने दो मेथड बताई ना, कुछ का मतलब एक पूरा काल डिवाइडेड बाय अनंत, अनंतवा भाग, और एक और मेथड कौन सी है? एक मेथड सीधा सीधा हमने प्लस कर दिया उसको। अग्रहित का काल, मिश्र का काल, और जो जगन्य काल था ग्रहित वर्गणा का, उसको प्लस कर दिया तो सर्वपुद्गल परावर्तन का जगन्य काल निकल आया। अच्छा, मतलब फिर अच्छा, मतलब सर्वपुद्गल परावर्तन की दो मेथड है, मतलब निकालने के दो मेथड है। एक ग्रहित वर्गणा के जगन्य काल में भाग दे करके निकाल लो, और दूसरा सीधा सीधा प्लस कर दो, इस तरीके से निकालो। अच्छा ठीक है दीदी। समझ में आया? निरी, जी दीदी। ख्याल में आया विषय? हाँ। कोई क्वेश्चन? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकता है। मनीष भैया, मनीष भैया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त पैराग्राफ में दो बातें महत्वपूर्ण आई हैं। प्रथम तो सभी ही पुद्गल परावर्तनों का काल समान नहीं है, यानी कोई भी पुद्गल परावर्तन होगा तो जीव का काल हमेशा एक सा ही लगेगा, उस पुद्गल परावर्तन में काल एक सा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। पुद्गल परावर्तन के काल को जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 भेदों में बांटा जा सकता है, जिसमें जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक ही प्रकार के हैं। ठीक, ये भी बात समझ के चलना कि जघन्य और उत्कृष्ट जो होंगे वो एक एक ही प्रकार के होंगे, लेकिन जो मध्यम होगा वो मध्यम में काफी भेद बनेंगे। जैसे हमने ये भेद खींचे पुद्गल परावर्तन के, तो ये नीचे जो सबसे आया ये जघन्य काल आया और जो उत्कृष्ट आया वो ऊपर आया, तो इसका तो एक एक ही भेद बनेगा, जघन्य का एक भेद और उत्कृष्ट का एक भेद। अब ये जो बीच के हैं, ये बीच के कितने भेद बनेंगे? ये अनंत भेद बनेंगे। तो जघन्य में एक समय अधिक करने, एक समय नहीं समझना, यानी इनके जो भेद हैं वो कितने निकलेंगे बीच के, कि जघन्य से एक अधिक और उत्कृष्ट से एक कम, इसके बीच में जितने भी भेद होंगे ये सब मध्यम भेद होंगे। किसके? पुद्गल परावर्तन के काल के। ये सब क्या कहलाएंगे? ये मध्यम भेद कहलाएंगे। उपर्युक्त पैराग्राफ में दो बातें स्पष्ट रूप से समझ में आई। क्या समझ में आई? कि प्रथम तो सभी ही पुद्गल परावर्तनों का काल समान नहीं है। पुद्गल परावर्तन के काल को जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 भेदों में बांटा जा सकता है, जिसमें जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक ही प्रकार के हैं तथा मध्यम के जघन्य में एक समय जोड़ने पर और उत्कृष्ट काल में एक समय कम करने पर अनेक अर्थात अनंत भेद होते हैं। कोई पुद्गल परावर्तन जघन्य काल में पूरा होता है, कोई उत्कृष्ट काल में और कोई मध्यम काल में। क्लियर है? ये पुद्गल परावर्तन में काल कोई भी लग सकता है। अब आगे, कोई पुद्गल परावर्तन जघन्य काल में पूरा होता है, कोई उत्कृष्ट काल में और कोई मध्यम काल में। दीदी अधिकतर मध्यम काल के भेदों में पुद्गल परावर्तन पूरे होते हैं। इसमें जघन्य काल भी इतना है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। पुद्गल परावर्तन का जो जघन्य काल है उसका यदि हम अनंतवा भाग भी निकालें तो उस अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। मध्यम में उससे अधिक काल लगता है और उत्कृष्ट में जघन्य से अनंत गुणे सागर जितना काल लग जाता है। ये एक बहुत सामान्य भाव भासना करवा रहे हैं कि पुद्गल परावर्तन में वास्तव में कितना काल लगता है। क्यों? क्योंकि आप सागर से परिचित हो कि एक सागर कितना होता है। तो जघन्य पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी
एक सागर, दो सागर, 33 सागर है, संख्या सागर, असंख्या सागर कि अनंत सागर। अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। दूसरी बात यह है कि पुद्गल परावर्तन में जीव 3 प्रकार के समय प्रबंधों को ग्रहण करता है, अग्रहित, मिश्र और ग्रहित। यदि एक पुद्गल परावर्तन के पूर्ण काल में देखा जाए तो ग्रहित ग्रहण का काल ही सबसे ज्यादा है। ग्रहित वर्गणाएं ही जीव सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, इसलिए ग्रहित ग्रहण का काल सबसे ज्यादा है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे कि अग्रहित वर्गणाओं के ग्रहण का काल कम क्यों है, तो आप उत्तर क्या देंगे कि अग्रहित वर्गणाएं सबसे कम ग्रहण होती हैं, इसलिए उसका काल भी सबसे कम है। ग्रहित वर्गणाओं के ग्रहण का काल ज्यादा क्यों है, क्योंकि ग्रहित वर्गणाएं बार बार ग्रहण होती हैं, इसलिए उसका काल भी ज्यादा है। तो ग्रहित ग्रहण का ही काल सबसे ज्यादा है। ग्रहित ग्रहण के काल में यदि कुछ काल जोड़ दिया जाए तो पुद्गल परावर्तन का पूरा काल प्राप्त हो जाता है। अर्थात ग्रहित ग्रहण के जगन्य काल में कुछ काल जोड़ने पर पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल आ जाता है और ग्रहित ग्रहण के उत्कृष्ट काल में कुछ समय जोड़ दिया जावे तो पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल आ जाता है। सिंपल है कि पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल निकालना है तो क्या करेंगे कि ग्रहित वर्गणा के उत्कृष्ट काल में कुछ जोड़ देंगे और जगन्य काल पुद्गल परावर्तन का निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रहित वर्गणा के जगन्य काल में कुछ जोड़ देंगे तो पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल निकल आएगा। कुछ में भी ग्रहित ग्रहण के काल का अनंतवा भाग लेना, वो अनंतवा भाग भी कितना है, वो अनंतवा भाग भी अनंत ही है। उस अनंतवें भाग को ग्रहित किरण के काल में जोड़ने पर पुद्गल परावर्तन का संपूर्ण काल प्राप्त हो जाता है। ग्रहित किरण का असंख्यातवा भाग ग्रहित किरण के अनंतवें भाग से अनंत गुना है, यानी ग्रहित किरण का जो काल है उसमें असंख्यात का भाग देने पर जो राशि आएगी वो राशि उसके अनंतवें भाग से अनंत गुनी है। असंख्यातवा भाग छोटा होता है कि अनंतवा भाग छोटा होता है? बोलिए नीरू दीदी। नीरू दीदी बोलिए। दीदी वो तब पूछ रही थी, उसका वो रह गया, वो जब आपका आ रहा था ना बीच के समय कितना होता है, वो तब क्वेश्चन पूछ रही थी दीदी। अनंतवा भाग छोटा होता है, असंख्यातवा भाग बड़ा होता है। बढ़िया। असंख्यातवा भाग बड़ा होता है और अनंतवा भाग उसका क्या होता है, वो छोटा होता है। तो असंख्यातवा भाग अनंतवें भाग से भी अनंत गुना है। ठीक, इसकी भाव वासना आप लोग बोर्ड पर समझाएं क्या ये विषय, कि समझ में आ रहा है? दीदी बोर्ड पे समझा दो। बोर्ड पर समझा दे, ओके। क्योंकि कर्णानियों के विषय बोर्ड के बिना नहीं समझे जा सकते हैं। ठीक, अभी ये जो अपन दो चीजें समझ के आए उनको तो वापस रिपीट नहीं करेंगे। अपने को देखना है ग्रहित ग्रहण का काल। ठीक, इसमें इसका असंख्यातवा भाग
इसका अनंतवा भाग असंख्यातवा, अनंतवा भाग। इसको ऐसे समझना, असंख्यात राशि छोटी है और अनंत राशि बड़ी है। जैसे हमने 10,000 माना था ग्रहित गिरण का काल, असंख्यात राशि मानी 100, ठीक। और अनंत 100 नहीं मानेंगे, इधर 10 मानेंगे क्योंकि असंख्यात छोटा है। और अनंतवा भाग लेंगे, वो मानेंगे 100, ठीक। अब ये क्या निकल आया, ये निकल आया 1000, और ये क्या निकल आया, ये निकल आया 100। 100 अनंतवा भाग है और 1000 असंख्यातवा भाग है। तो यहाँ तो ये राशि इससे 10 गुनी है, 10 गुनी अधिक है। लेकिन जब अनंत की डिजिट में जाएंगे तो अनंत का असंख्यातवा भाग अनंत के अनंतवें भाग से अनंत गुना अधिक होगा। नहीं आई बात समझ में? कि जैसे अपन यहाँ पे मात्र एक जीरो के अंतर में कितना रेशो फर्क पड़ गया, 100 गुने का अंतर पड़ गया, ठीक। मतलब ये 10 गुना हो गया, सीधा 10 गुना अधिक हो गया, इतना अंतर पड़ गया। तो जब हम किसी राशि में असंख्यात का भाग देंगे अपना जो जगन्य ग्रहित गिरण का काल है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इसमें जब आप असंख्यात का भाग देंगे तो ये राशि बड़ी आएगी, किसकी अपेक्षाकृत? अनंत के भाग देने की अपेक्षा। और जगन्य ग्रहित गिरण काल में जब आप अनंत का भाग देंगे तो ये राशि छोटी आएगी। तो इन दो राशियों की तुलना कर रहे हैं कि जगन्य ग्रहित गिरण काल का इसको कहते हैं असंख्यातवा भाग और इसको कहते हैं अनंतवा भाग। तो अनंतवें भाग से असंख्यातवा भाग अनंत गुना है, यानी असंख्यातवा भाग जो है वो अनंत गुना अधिक है। इसीलिए यहाँ पे वो क्या लिया है, अनंतवा भाग लिया है। और संख्यातवा भाग लेंगे तो संख्यातवा भाग इस असंख्यातवे भाग से असंख्यात गुना अधिक आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, यहाँ संख्यातवा भाग भी नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना, केवल अनंतवा भाग ही लेना। देखना, कुछ में भी ग्रहित गिरण के काल का अनंतवा भाग लेना, उस अनंतवें भाग को ग्रहित गिरण के काल में जोड़ने पर उद्गल परावर्तन का संपूर्ण काल प्राप्त हो जाता है। ग्रहित गिरण का असंख्यातवा भाग ग्रहित गिरण के अनंतवें भाग से अनंत गुना है। जो यहाँ पे समझे ना, इस राशि से ये राशि अनंत गुणी है। और ग्रहित गिरण का संख्यातवा भाग इसके ऊपर ही लगा लेना, उसका संख्यातवा भाग, कि हमने जगन्य ग्रहित गिरण के काल में संख्यात का भाग दिया तो जो राशि संख्यातवा भाग आई वो इस राशि से कैसी है, असंख्यात गुनी अधिक है। ग्रहित गिरण के असंख्यातवे भाग से ग्रहित गिरण का संख्यातवा भाग ग्रहित गिरण के असंख्यातवे भाग से असंख्यात गुना है। इसलिए कुछ में ग्रहित गिरण का संख्यातवा
वह असंख्यातवा भाग न लेकर अनंतवा भाग ही लिया। यदि आपको इतना माथा पच्ची नहीं समझ में आ रही हो तो आप इतना समझना कि ग्रहित ग्रहण का यहाँ पर अनंतवा भाग ही लेना है, इधर पर न संख्यातवा भाग लेना है न असंख्यातवा भाग लेना है। क्यों? क्योंकि वे राशियां बड़ी हैं और उतनी बड़ी राशि हमें इधर नहीं लेनी है, यहाँ केवल अनंतवा भाग ही लेकर के चलना है। किसी को लग रहा होगा कि दीदी क्या चल रहा है, क्या इतना गणित, हम तो सोचे थे पंच परावर्तन चलेगा, चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा, और तो कहाँ हमें ये सब इतने भेद प्रभेदों में उलझा है। गृहीत वर्गणाएं, अग्रहीत वर्गणाएं, देखो भाई, कर्णानी योग के बिना वस्तु तत्व की भाव भाषा नहीं होती। ऐसे एक सामान्य तो आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा कि एक पेड़ को जला दिया जावे और उसकी जो राख बने उस राख को कहाँ फेंक दें? समुद्र में फेंक देवें, और वे जो राख के परमाणु हैं वे पुनः कब इकट्ठे होकर के वापस जब वो वृक्ष बनाएंगे उस टाइम पीरियड को एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। संक्षिप्त में तो पुद्गल परावर्तन इतना है, लेकिन वो टाइम पीरियड कितना है? वो अनंत की भाव भाषा आचार्य देव ने इन वर्गणाओं के माध्यम से करवाई है कि वास्तव में ये वर्गणाएं जीव कितना कैसे कैसे ग्रहण करता है। और ये चीज कल भी बात बोली थी कि ग्रहित वर्गणा का काल यानी ग्रहित वर्गणाएं सबसे ज्यादा ग्रहण होती हैं। यानी हम जीवन में जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप ये नहीं समझना केवल एक भाव की समस्या है, ये भाव की समस्या है। और बीमारी जितनी गंभीर समझ में आएगी उसके इलाज के प्रति भी हम उतने गंभीर होंगे। सामान्य सर्दी जुकाम हम घर के काढ़ों से ठीक कर लेते हैं, लेकिन कोरोना का सर्दी जुकाम उसके लिए हम सिंसियर होते हैं। ऐसे जो विपत्तियां, जो परेशानियां आपको लगता है कि मेरे एक भाव की समस्या है, थोड़े समय की समस्या है, ये एक भाव की समस्या नहीं है, क्योंकि ये ही वर्गणाएं आप बार बार ग्रहण करने वाली हैं। समझ में आया मंजू भाभी? ऐसे कमजोर शरीर हम बार बार ग्रहण करेंगे, इसलिए विचार करने योग्य है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। हे चिन्मणि भारती तो है जपा दिन रैन, जो तेरी शरण आए सो पाए सुख चैन। जाने के ज्ञान से सूझे कालो सुवाणी सकलो सदा देत है। जय